हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सीटेक का नेक्स्ट टॉपिक है सीडीपी का, जिसमें से इससे पहले की एक वीडियो में बताया था कि वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट होता क्या है। आज हम और डिटेल में समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, साथ ही साथ इसके प्रभाव क्या होता है और इसमें इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव होता है, दोनों ही समझेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि सीटेक जो है जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको उससे पहले पहले अपना सिलेबस कवर करना है ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस कर सके। और आप इसके अलावा जो भी आपके मॉक टेस्ट है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम मिल सके। आपको विद इन, अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है तो आपके पास कम से कम 3 मंथ्स का टाइम होने पर ही आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इसी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पेपर 2 है उसका जो सिलेबस है वो कवर करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे वंशानुक्रम, आप सभी को मैंने बता दिया था, जिसमें किसी प्रकार के जिन्स होते हैं जो हमें किसी भी गुण से मिल सकते हैं। जिन्स मतलब कहने का अभिप्राय है यहाँ पे पेरेंट्स के, माने कि पेरेंट्स यानी माता और पिता के जो भी आपके क्रोनोलॉजिकल जिन्स होते हैं, जिसकी संख्या 46 मानी जाती है। 23 जो है फीमेल की होती है और 23 ही मेल की होती है। दोनों के जिन्स मिलाकर ही एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल बनता है, जो आप सभी को पता है। यहाँ पे वंशानुक्रम का महत्व क्या होता है, हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी मतलब होता है कि जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, जो भी आपकी गुण है वो स्थानांतरित होते हैं। इसके बारे में है वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण जो है संतान तक ही नहीं सीमित होता, जबकि कहने का अभिप्राय है वो मानसिक भी हो सकता है, वो व्यवहार में भी हो सकता है, बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, उनके गुण स्थानांतरण होते हैं, मनुष्य के विकास और व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम का महत्व जो होता है वो शारीरिक गुणों का स्थानांतरण होता है। शारीरिक गुणों का स्थानांतरण से फॉर एग्जांपल होता है जैसे रंग का हो गया, आंखों का रंग हो गया, बालों का प्रकार हो गया, त्वचा का रंग हो गया आदि, ये सभी गुण वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है जो भी गुण होंगे जो शारीरिक रूप से हमारे एक से दूसरे में स्थानांतरित होंगे वो इस प्रकार के गुण हो सकते हैं। देखिए, आंखों का रंग, कद, बालों का प्रकार, त्वचा का रंग आदि गुण वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, मानसिक क्षमताएं क्या होती है। जब बच्चे की कोई भी, अगर बहुत सारे एग्जांपल दे देती हूँ उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी बच्चा है उसके माता पिता के बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में एजुकेटेड है। कई बार होता है कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जैसे पेरेंट्स है हुए, तो उनका बच्चा कहीं ना कहीं वो भी एजुकेटेड होता है। ये होता है कि कई बार बच्चे, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, तो इसे बुद्धि का कहेंगे। स्मरण शक्ति उनकी बहुत तेज़ होती है, कई बार देखा होगा। उनका लॉजिकल थिंकिंग बहुत तेज़ होती है। उनका रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ हद तक वो सब हमारा जो प्रभाव होता है वो हेरिडिटी के प्रभाव से ही होता है। तो इसकी मानसिक क्षमता भी हमारे माता पिता या अन्य जो भी हमारे वंशानुक्रम है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का निर्माण ये होता है जो भी हमारी संतान है, जिस भी माता पिता, उनकी रुचि, उनकी प्रवृत्ति, उनके माता पिता के गुणों को प्रभावित करते हैं। कहने का अभिप्राय है इस लाइन का कि कोई भी गुण है आपके अंदर है, वो गुण आपको किससे आए हैं, तो वो जो भी स्वभाव है या आपकी रुचि है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। कई बार होता है पेरेंट्स के जो ने पापा के जो पिता के इंटरेस्ट होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। कई बार माता के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट कहने का मतलब है कोई भी रुचि हो सकती है, कोई भी आपका, जैसे होता है कि कई बार होता है जेनेटिक, कहते हैं कि इसकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, बच्चे को बोलते हैं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जेनेटिक है, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी, जो कह सकते हैं कि उनको जीन्स से मिले हुए गुण हैं। आगे टॉपिक है, आगे है स्वास्थ्य और रोग भी प्रवृत्ति है, प्रभाव डालती है वह हेरिडिटी पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हीमोफिलिया ऐसी एक पीढ़ी से दूसरी होती है। सपोज आप एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी अपने ऊपर मत लीजिए। जैसे सपोज ये कई बार शुगर होता है, तो शुगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर में होता है तो दूसरी चीज़ को भी यह बीमारी हो जाती है। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी, जैसे अगर पहले से ही आपकी जेनेटिक थायराइड हो रखा है तो दूसरे बच्चे पर भी, जो आपके पेरेंट्स के अगर किसी भी पर हो रहा है या उससे पहले की पीढ़ी पे किसी पर हो रहा है, तो वो जेनेटिक ही आपके बच्चे में कहीं ना कहीं वो आ जाता है, क्योंकि वो पीढ़ी दर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है।
प्रतिभा और विशेष कौशल का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा अगर एक पेरेंट्स है कि हाँ उसके पापा बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक्स में हैं, खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कई बार बच्चा उस चीज़ में नहीं लेता, हो सकता है उस चीज़ में ले भी ले क्योंकि उनकी जेनेटिक है, क्योंकि उनके पापा भी ऐसे हो सकता है, उनके दादा दादी भी ऐसे कहीं जेनेटिक हो, या मतलब कहने का अभिप्राय है कि खेल में हो। कोई बच्चा होता है कि बहुत ज़्यादा संगीत में होता है क्योंकि वो पहले से ही संगीत से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कैसे दादा दादी हो गए यानी कि उसके पेरेंट्स हो गए प्लस वो खुद हो गया, तो वो कहीं ना कहीं संगीत से या कला से या खेल से या विज्ञान के क्षेत्र में अपने बीज बीज कहने का मतलब है उनके जो जीन्स होते हैं वो उनसे मिलता है, जिसे हम कहते हैं वातावरण, और जैसे जैसे उसका माहौल मिलता है उसका अभ्यास होता है वो और भी विपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, मानव जाति की निरंतरता। मानव जाति की निरंतरता का मतलब है कि कोई भी जो पीढ़ी है, जो भी पीढ़ी आने वाली है उसकी जैसे वो आगे आगे भी जुड़ता जाता है। सपोज यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे वंशानुक्रम में आने वाली पीढ़ियों को माता पिता जैसी विशेषताओं से जोड़ता है। कहने का अभिप्राय है जो भी उनकी जेनेटिक जैसे हाव भाव है या फिर कह सकते हैं प्रजाति है, वो अस्तित्व को बनाए रखता है। कहने का अभिप्राय है कोई भी जेनेटिक अगर पहले से ही है तो वो आपके बच्चों में 100% आ जाता है। ठीक है, आगे है हेरिडिटी के सिद्धांत है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला जो दिया है, मनुष्य और अन्य जीवों में वंशानुक्रम के नियम सबसे पहले गेगल मेडल ने दिया था। उन्होंने बताया था कि ये वो अनुवांशिकता के जेनेटिक माने जाते हैं। अनुवांशिकता उन्होंने दी थी थ्योरी कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। गुण भी हो सकते हैं, आपको भी बताया था कि किस किस पर प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, यानी कि आपके जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब पहले से ही कहते हैं कि कोई बहुत सारा बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राइंग में होते हैं, संगीत में इतना अच्छा सुर गाता है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पहले से ही पीढ़ी में कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ाव है, कला से जुड़ाव है या ज्ञान से जुड़ाव है, कुछ ना कुछ है। कोई बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये कुछ बच्चे पुलिसमैन बनना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी जेनेटिक में, जेनेटिक कहने के नहीं, उससे पहले की जो पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी एक कह सकते हैं कि उनकी भावना हो या नहीं हो पाती है, तो इसके कारण वो जीन्स कहते हैं, वो जेनेटिक कहते हैं, अपने बच्चे या पोता पाती में देख लेते हैं। कहने का पता ये गेगिल ने दिया था, सिर्फ याद रखना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें मेन चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगले है वंशानुक्रम के यानी हेरिडिटी के थ्योरी है, सिद्धांत है। इसमें कहा है कि समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब यहाँ पे कहने का अभिप्राय यह है, समानता का सिद्धांत यह कहने का अभिप्राय है कि जितने भी माता पिता होते हैं, जो उनकी संतान होती है, उनसे मिलते जुलते लक्षण आते हैं। सपोज आपने देखा होगा कई बार मम्मी जो होती है वो नेचर की सॉफ्ट होती है, जब पापा हार्ड होते हैं, तो वो दोनों ही मिलाकर गुण बच्चे में आते हैं। बच्चा कभी बार इतना सॉफ्ट हो जाता है, कई बार बच्चे जब पेरेंट्स होते हैं हंसी मजाक करने वाले होते हैं, जैसे पापा हो गए हंसी मजाक करने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक गुण बच्चे में भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है जेनेटिक गुण की पहले की पीढ़ी में क्या क्या उनका नेचर है, क्या क्या उनका स्वभाव है, क्या क्या उनके लक्षण हैं, वो सारे के सारे आपके बच्चे में मिलजुल कर आते हैं। कई बार होता है, आपने नोज़ देखा होगा, कई बार नोज़ बच्चे की क्या होती है, मम्मी पे जाती है, कई बार आइज़ मम्मी पे जाती है, ये रंग जाता है, रूप जाता है, बनावट जाती है, हाइट जाती है, ये सारी चीज़ आपके माता पिता के लक्षण के मिल जुले जो जेनेटिक लक्षण होते हैं उनसे ही मिलकर ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी को कहते हैं समानता का अधिकार, मतलब सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब अगर हो सकता है कि मम्मी की जो नाक है वो बच्चे पर भी चली जाती है, कई बार पापा का जो रंग है बच्चे पर चला जाता है, तो सिमिलैरिटी होती है, दोनों की मिली जुली जो लक्षण होते हैं वो जाके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दे दिए, बालों का रंग हो सकता है, आँखों का रंग हो सकता है, कद हो सकता है, ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए है। अगला सिद्धांत है लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का मतलब होता है कि अगर माता पिता के जो समानता है, कुछ कुछ समानता आपके बच्चे के अंदर आ जाती है, कुछ कुछ भिन्न होती है। सपोज कीजिए माता पिता के जो भी गुण है, सपोज एक माता को संगीत पसंद है, पिता को खेल में पसंद है, हो सकता है बच्चे को कुछ और गुण आ जाए, जरूरी नहीं है। जो गुण, इसका कहने का अभिप्राय है, इस सिद्धांत का मतलब है जो गुण माता पिता में हैं वो गुण बच्चे में भी हो सकता है आ जाए, नहीं भी हो सकता नहीं आए, यानी उसमें भिन्न प्रवृत्ति भी आ सकती है।
जाती है। सपोज़ उसको माता पिता को ना संगीत पसंद हो, ना सपोज़ उसके बच्चों माता को संगीत पसंद है, पिता को कला पसंद है, दोनों में से कुछ ना, उसको खेल पसंद हो, बच्चे को खेल में इंटरेस्ट लेना को, बहुत सारे बच्चे आपने देखा है कि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो गुण जो होते हैं वो माता पिता से जेनेटिक, अगर पहले किसी गुण में उनके दादा दादी पर दादा दादी, तो उनके गुण उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण से उनमें भिन्नता आती है कि हमारा बच्चा तो, हम तो संगीत इसमें जाना चाहते हैं लेकिन बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसमें भिन्नता होती है। कुछ कुछ समानता होती है, कुछ कुछ सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ कुछ, परंतु कुछ भी भिन्नता हो सकती है। सपोज यही कारण है कि दो बच्चे हों, एक बच्चा है आपका बहुत ही ज़्यादा एवरेज बच्चा है और एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक बच्चा खेल में अच्छा लगता है तो दूसरा किसी और चीज़ में अच्छा लगता है, तो ये होता है कि बिल्कुल ही भिन्न एक जैसे दो बच्चे या बहन भाई हों, दोनों सेम नहीं होती, उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनके लक्षण अलग होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं, उनके रंग अलग होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है, उनकी मानसिक बनावट अलग होती है, उनके सोचने की क्षमता अलग होती है। डिपेंड करता है कि वो किसकी जेनेटिक गुण उनके अंदर आए हुए हैं। माता पिता के भी आ सकते हैं और उनसे आपने पीढ़ी दर कहने का अभिप्राय कि उससे पहले की जितनी भी पीढ़ी है वो गुण उनके में आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया कि दो गुण आपस में भिन्न होते हैं। भिन्नता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रबलता का सिद्धांत, जिसमें कहते हैं मेडल का प्रथम नियम दिया गया था। गैगल मेडल ने दिया था कि जब कोई एक गुण है, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया, जब कोई किसी भी गुण के लिए दो भिन्न कारक हो, दो भिन्न कारक का मतलब है दो जीन्स डिफरेंट हो। सपोज आपको मैं समझा देती हूँ, अगर मेल ज़्यादातर जो फीमेल होती है उसके एक्स होते हैं और मेल के एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। अगर मैं सब एग्जाम्पल समझा रही हूँ, जैसे 43 होते हैं तो 43 एक्स और वाई चुन के ही, जिसमें बच्चा और बच्ची, जैसे सपोज यहाँ पे ये फीमेल के हैं, ये मेल के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये जो एक्स है, ये एक्स एक जीन्स होते हैं जो आपको सभी को पता है इतना, ठीक है। एक्स और वाई मिलते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, बॉय होता है, ठीक है, ये होता है। और जब ये एक्स और एक्स मिलते हैं तो यहाँ पे गर्ल होती है। तो यही कह रहे हैं कि प्रबल, अगर जब हमारे कोई भी जो जीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो दो भिन्न कारकों से जाकर मिलते हैं, तो एक प्रबल डोमेट और दूसरा अनरिसीव होता है। सपोज ये एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि कभी भी माँ के गर्भ में दो बच्चे होते हैं वो सेम नहीं होते। कई बार होता है कि उसको पोषण तत्व ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, जो कह सकते हैं कि इसको पोषण तत्व अच्छे मिल जाते हैं, जिसके कारण से एक बच्चा आपको लगता है कि एक बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटेड है, और दूसरा बहुत ही अनप्रबल है, अनरिसीवर, मतलब थोड़ा सा कई बार आंखों का रंग चेंज हो जाता है, कभी बालों का, कभी ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ एक जेनेटिक होती है। ये मेडल के सिद्धांत में कि दो भिन्न एक साथ मिल जाते हैं, कई बार दोनों बच्चे में ही डिफरेंस ये चीज़ देखी जा सकती है। संतान में प्रबल गुण भी प्रकट होता है। कई बार बहुत बच्चे, कहने का अभिप्राय कि बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं जिसको कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अपनी हर चीज़ में अव्वल रहते हैं, लेकिन उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। जो कि जो से थोड़े से मिडल होते हैं, एवरेज होते हैं बच्चे, उनको इतना ही ज़रूरत है जितना वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ डिफरेंट होती है दो बच्चों में, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। विभाजन का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेडल का द्वितीय नियम है। ये मेडल ने ही दिया, पहला नियम जो दिया था मेडल ने, वो दिया था आपको प्रबलता का सिद्धांत, जो इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नियम आपको दिखा था विभाजन का, यानी कि किस तरीके से दो डिफरेंट व्यक्ति के जीन्स किस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। माता पिता से प्रत्येक गुण को एक एक जीन्स मिलता है, यानी कि वो हर एक जीन्स से ही बच्चे की क्वालिटी का पता चलता है। कई बार होता है कि बच्चे की, जैसे हम स्टार्टिंग में ही होता है कि बच्चे का पूरी तरीके से हम चेकअप करवाते हैं तो बच्चे में क्या क्या गुण हैं। कई बार होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, तो वो डिपेंड करता है माता पिता के जीन्स के मिलाकर। जीन्स निषेचन के समय अलग अलग होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। जब ये एक साथ मिल जाते हैं तभी बेबी जन्म लेता है। अगला है स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, मेडल का तृतीय सिद्धांत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेडल इसमें होता है कि एक जीन्स से दूसरे जीन्स में, यानी कि एक दूसरे के जो जीन्स होते हैं वो संतानों में आ जाते हैं। गुणों के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों के अंदर आ जाते हैं, जिस तरीके से बच्चा इंडिपेंडेंट होकर जन्म लेता है, इसलिए एक दूसरे पर सीधा असर नहीं डालते। कहने का अभिप्राय है एक गुण दूसरे गुण पर सीधा असर नहीं डालते। कहने का अभिप्राय ये यहाँ पे है कि कोई भी गुण है वो दूसरे बच्चे में आए या ना आए ये ज़रूरी नहीं हो सकता। निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत होता है कि ये जो भी उन्होंने नियम दिए हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, उनका कहने का अभिप्राय यही है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलते ही रहते हैं। यानी जैसे दादा दादी पर दादा
फिर उससे दादा दादी, फिर परदादा दादी, तो ये इनके गुण उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है। अगला है जैविक विकास का सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन। पीढ़ी दर ये परिवर्तित होती है, इसमें वेरिएशन आते रहते हैं, मिलजुल कर प्रजाति के विकास के आधार बनाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है जितने भी हेरिडिटी होती है, जितने भी वंशानुक्रम होते हैं, वो एक ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको पहले से ही प्रॉब्लम हो रही है ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में वो आए। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेरिएशन का मतलब है कि परिवर्तन होता रहता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हम अगर हम साइंटिस्ट हैं तो हो सकता है उनके बच्चे भी साइंटिस्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें परिवर्तनशील है कि हम भी कोई भी चीज़ होती है वो चेंजेस उसमें टाइम के टाइम साथ होते रहते हैं। आई होप सो आपके समझ में आ गया होगा। वंशानुक्रम के मतलब क्या होता है, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव डिफरेंट तरीके से होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पहला शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी होता है, इमोशनल भी होता है। इमोशनल कई बार होते हैं कि बच्चा बहुत ही सॉफ्ट होता है, कई बच्चा होता है कि कुछ भी कह लो कुछ को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये होता है कि सॉफ्टनेस, और एक होता है हार्डनेस, जिसमें बच्चे की डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है। सामाजिक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जैविक प्रक्रिया होती है जो माता पिता के गुण से स्थानांतरित उनके अंदर आती है। अगला है हमारा शारीरिक प्रभाव, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शारीरिक प्रभाव पड़ता है जिसमें आंखों का रंग माता पिता से मिलता जुलता होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियाँ भी प्रभावित हो सकती है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप और दमा जैसी बीमारियाँ भी आदि रोग, ये शारीरिक पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मानसिक में भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। मानसिक का मतलब ये होता है कि बुद्धि स्मरण शक्ति हो। कई बार बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, मंद बुद्धि वाले माता पिता के भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस निकल जाते हैं। सीखने की गति और वंशानुक्रम पर असर पड़ता है। प्रतिभा का मतलब यहाँ पे कहने का अभिप्राय है कोई गणित में योग्य होता है, कोई संगीत में, कोई कला में, ये सारे गुण बीज वंशानुकरण से मिलते हैं। इमोशनल का विकास का प्रभाव क्या होता है, कई बार बच्चे होते हैं साहस होता है, स्वभाव होता है, धैर्य, चिड़चिड़ा होता है। क्या होता है, माता पिता में से कोई भी पेरेंट्स अगर चिड़चिड़ा है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसके गुण उसमें आ जाते हैं, वो भी चिड़चिड़ा ऐसा होता है, कुछ हंसमुख होता है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले से ही रिपीट कर लिया। प्रवृत्ति आंशिक रूप से वंशानुगत होती है। बालक का स्वभाव भी भावनात्मक संतुलन अभिव्यक्ति माता पिता के गुणों से भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का प्रभाव क्या पड़ता है। व्यक्तित्व का प्रभाव कहने का अभिप्राय है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव वंशानुकरण से मिलती है, यानी हेरिडिटी से उनकी व्यक्तित्व बनता है। जैसे नेतृत्व हो गया, नेतृत्व हर आगे होके हेल्प करना, यानी कि दूसरों की मदद करना उसके गुण होते हैं। वो क्रिएटिविटी होता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसी प्रवृत्ति आनुवांशिकता के कारण ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। आनुवांशिकता या वंशानुक्रम आ जाए, दोनों का नाम है। सीखने और अभिव्यक्ति का प्रभाव क्या होता है, सीखने और अभिव्यक्ति का प्रभाव भी वंशानुक्रम से आता है। जैसे संगीत से सीखना, खेल से, लेखन से। कई बार होते हैं बच्चे राइटर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुण उनके माता पिता में से किसी के से पहले की पीढ़ी जो होगी उसमें आते हैं, वही गुण बच्चे में विशेष रूप से रुचि कर देते हैं। विशेष रुचि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वातावरण और अधिक विकसित और दबाव भी सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट है कि नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें संगीत नहीं सीखना, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण पर भी डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के टाइप, पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में कौन कौन से टाइप होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बालक के विकास में वातावरण का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका जितना कि वंशानुक्रम करेगा, यानी कि दोनों का ही, अगर हम दोनों को देखें, अगर वातावरण अच्छा मिलेगा तो बच्चा भी, जो बच्चा का वंशानुक्रम है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो अच्छी होगी। वातावरण बालक को यह सिखाता है कि आगे किस तरीके से उसके सीखने, उसके अनुभव प्राप्त करने और व्यक्तित्व के निर्माण पर अवसर दे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसी समाज में रहकर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है, एटिकेट सीखता है, मैनर सीखता है, नैतिकता सीखता है। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रीवियस ईयर के जैसे जैसे उसकी हर इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता जाएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं। ठीक है। पहला है भौतिक। भौतिक क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या क्या होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी जो प्राकृतिक रूप से उन्हें दिए गए हैं, वो जलवायु भी हो सकती है कि वो नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो भूगोल भी हो सकता है, वही नेचर का ही है। मौसम, घर, परिवार, खेलने आदि पर डिपेंड करता है। भौतिक मतलब जो बाहरी आवरण होता है, कि उसको बाहर के इन्वायरमेंट में जाके स्कूल में जाता है, स्कूल में प्रिय ग्रुप से, टीचर से, कहीं ना कहीं खेल से जुड़ाता है, कहीं ना कहीं ड्राइंग से जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं संगीत से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसको इन्वायरमेंट से तो मिल रही है। अगर वो कहीं घर पे ही रहेगा सारा दिन, कुछ क्या मिलेगा उसे, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जाता है स्कूल। स्कूल ही एक तरीके से इन्वायरमेंट ही होता है जिससे बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ें को सीखता है। आगे कह रहे हैं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला बच्चा
और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा जैविक फ़र्क पड़ता है। क्यों कैसे कह रहे हैं ये? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो रहने सहने और खाने पीने का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वही डिपेंड करता है कि खाने पीने और उनके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जिसके कारण से उनके दोनों के स्वास्थ्य में जीवन शैली, उसकी जो स्वास्थ्य प्रक्रिया चल रही है, जो उसकी जो कह सकते हैं, सपोज़ अगर 2 बच्चा है, एक बच्चा इंडियन है और एक बच्चा फ़ॉरेन, तो उसकी जो लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है। आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर हिंदी बोलता है, सपोज़ हो सकता है इंग्लिश भी बोले, लेकिन उनकी जो टंग होती है भारत फ़ॉरेन में वो डिफरेंट होती है और हमारे इंडियन जो बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी डिफरेंट टोन होती है। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट बता रही हूँ। अगला होता है सामाजिक प्रभाव। क्या होता है सामाजिक प्रभाव? जो आपके आसपास के माता पिता है, पड़ोस है, रीति रिवाज है, समाज है, परंपराएं हैं, संस्कृति, ये सभी शामिल होते हैं। बच्चा इसमें बोलना सीखता है, आचरण करना सीखता है, बिहेवियर उसका किस तरीके से हो रहा है वो एनवायरनमेंट पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। सामाजिक नियमों का पालन करना भी इसी से ही सीखता है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या हो रहा है कि समाज से जुड़ रहा है। समाज से कैसे जुड़ेगा? जब बच्चा बाहर जाएगा, देखेगा, दूसरों बच्चों को देखेगा कि हाँ वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देखेगा कि पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो बड़ों से किस तरीके से बात करें, किस तरीके से एटिकेट से कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। यही सब तो सीखता है, यही सब तो समाज में रह के वो सीखता है, तभी तो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर उसको गलत संगति मिले कि हाँ, एक तरफ से देखते हैं कि एक बच्चा होता है कि अपने माता पिता का आपस में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, लड़ते हुए देखता है और बच्चा वही देखता है, तो सारा दिन उसका इन्वायरमेंट में माइंड में क्या होगा, वही चीज़ उसके घर कर जाएगी। तो इसलिए कभी भी हम इन्वायरमेंट देते हैं तो बच्चे को अच्छा बोलना सिखाते हैं, अच्छा आचरण करना सिखाते हैं और असामाजिक नियमों के पालन को सिखाते सिखाते बच्चा समाज में भी वो जुड़ने लगता है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कल्चर इन्वायरमेंट भी होता है। कल्चर ये होता है कि हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने साहित्य की तरफ कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कला की तरफ कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। कला मतलब कहने का अभिप्राय है कि हमारी हर चीज़ में हम किस तरीके से पेरेंट्स को देखता है और वो देखते ही वो धीरे धीरे उस समाज में जुड़ता जाता है। स्कूल में देख रहे हैं कि हर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, किस तरीके से बच्चे एक साथ अपने नए नए कपड़े पहन रहे हैं, ड्रेसेस पहन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ज़्यादा वह धर्म से भी जुड़ेगा, आस्था से भी जुड़ेगा, कला से भी जुड़ेगा। साहित्य का मतलब यहाँ पे कहने का भी अभिप्राय नहीं है कि पूरा साहित्य पढ़ना है, नहीं। यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी कविताएं लेके सुनाएगा और स्टेज पे जाएगा, बोलेगा। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, उसमें एक्टिव एटिकेट्स भी आएंगी कि हाँ ये भी कल्चर होता है, ये भी कल्चर होता है, मतलब अलग अलग डिफरेंट कल्चर के बारे में भी वो सीखेगा। संगीत से जुड़ेगा क्योंकि म्यूज़िक चलेगा, वो डांस सीखेगा। कोई भी डांस गाना हो सकता है, सपोज आपका कोई भी पार्टीज में जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे डांस करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव होता है। मूल्य और आदर्श मतलब होता है जितनी भी आपने उसको अच्छी एटिकेट सिखाए हैं वो कहीं ना कहीं वो उसके समाज में उससे और अच्छे तरीके से सीखता है। बालक के विचार पर डिपेंड करता है, बालक के व्यक्तित्व और उसकी रुचि। अगर उसकी रुचि संगीत में है तो वो संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, उसके साथ ही जुड़ने की कोशिश करेगा, गाना गाएगा, शब्दों को बोलेगा, पार्टिसिपेट करेगा उसी संगीत में। ठीक है। अगला है शैक्षिक एजुकेशन इन्वायरमेंट में कहीं कहीं प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में भेजे। शिक्षक जो भी टीचिंग कर रहा है, सपोज मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो आपका जो कला है, जो आपकी पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं है वही चीज़ आप डेली एक ही चीज़ को आप उसी तरीके से पढ़ाए जा रहे। बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्या करता है वो शरारतें करता है, वो डेस्क पे कुछ भी लिखेगा। बड़े बच्चे ले लो चाहे छोटे बच्चे भी जब तक इंटरेस्ट लेंगे, जब तक आप अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाओगे, जैसे TML यूज़ कर लोगे, अट्रैक्टिव चार्ट बना के दिखाओगे, एक ड्राइंग करोगे, बच्चा इंटरेस्ट लेके उसमें दिखाएगा, या फिर उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें की कहानियाँ सुनाओगे तो वो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। बड़े बच्चों में क्या होता है कि आपको जो भी पढ़ा रहे हो उसको इंटरेस्टिंग किसी स्टोरी से लेकर पढ़ा सकते हो, या सपोज आपको ऐसी कुछ घटना उनके जीवन में हुई है, उनके लाइफ में कोई भी जीवन में उन्होंने रियलाइज़ करा है, उनसे पूछा हो, तो उस तरीके से पढ़ाने से बच्चे में पार्टिसिपेट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइब्रेरी भेजिए, लाइब्रेरी में वो पुस्तकें ढूंढेगा, उसको पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा, उसे पढ़ेगा। सहपाठक गतिविधियाँ मतलब पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज़ में कोई भी कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वट जैसे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। ये सब सामाजिक के ही पॉइंट है। शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा, एजुकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर देने चाहिए। बालक की बुद्धि और कौशल को विकसित करता है। इसमें कहने का अभिप्राय है कि बच्चे की जितनी अधिक वो उसको इन्वॉल्व होगा उतनी उसकी बुद्धि तीव्र होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा
स्किल उसके डेवलप होंगे। आर्थिक क्या होता है? आर्थिक मतलब आप समझ ही गए हो, जो फाइनेंशियली होती है आर्थिक स्थिति, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन दीजिए। उसके रोजगार की, जैसे हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेक की, सीटेक क्लियर हो गया तो वो क्या, उनकी नीड क्या होगी, दूसरी नीड क्या होगी, उनकी जॉब मिल जाए, कि हमारी जॉब मिल जाए, और हमारी थोड़ी सी जॉब मिलने से क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हमारी क्या होगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारे जो भी नीड्स है, सपोज़ आपकी खाने की नीड्स है, कुछ भी हो सकती है, इच्छा जो भी आपकी है, उसके जो अवसर है वो खुल जाएंगे। वो अपने आप ही जो भी चीज़ चाहिए, ये चाहे उसके बच्चे हों, चाहे मैरिड लाइफ हो, वो भी कहीं ना कहीं उसकी क्या होती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा नीड थी। तो रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं, वो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जीवन स्तर में उसके परिवर्तन आता है। समाज परिवार के अधिक से अधिक बच्चों के लिए अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस समय। कठिनाई यानी आर्थिक रूप से जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसकी सीमा को झेल लेगा, लेकिन फाइनेंशियली रूप से अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी सीमा को झेल नहीं सकता। वो सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की नीड है कि मेरा जो परिवार है उसकी जो जो नीड्स है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। तो ये चीज़ का उसको ध्यान में रखना है। सामाजिक या राजनीतिक हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में होता है कि जिस भी समाज में रह रहा है उसमें उसकी नीति होती है सरकार की, उसके कुछ कानून होते हैं, उसके दायरे में रहकर ही वो शिक्षा नीति सीखता है। समाज की राष्ट्र बालक के जीवन को प्रभाव करती है, क्योंकि बालक बच्चे के वातावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि बच्चे किस तरीके से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अगला है यहाँ पे बच्चों का प्रभाव वातावरण से। बच्चों का प्रभाव वातावरण से आप सब समझ गए होंगे। बालक का विकास केवल वंशानुक्रम से नहीं होता, हेरिडिटी से नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट का पूरा पूरा निर्भर करता है। वातावरण हेरिडिटी के बिना नहीं हो सकता, हेरिडिटी वातावरण के बिना नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे से निर्भर है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीखना, अनुभव प्राप्त करना, अपनी क्षमताओं को निखारने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देता है। समाज हमें कहता है कि बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होने का मतलब है जिसने बच्चे ने जन्म लिया है उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट कहने का अभिप्राय है उसको हर क्षेत्र में अवसर भी देने चाहिए। अगर वो समाज से जुड़ रहा है, किसी भी स्कूल में जा रहा है, तो उसके टीचर की जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए, उसकी नॉलेज को और डेवलप करे, उसकी एजुकेशन को इतना अच्छा बनाए कि वो कहीं से भी मार ना खाए। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। शारीरिक विकास मैंने आपको बता दिया, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। शारीरिक विकास का वातावरण पे स्वच्छ पानी देना चाहिए, स्वच्छ भोजन देना चाहिए, वह खेल कूद के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, जिससे उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ रहे। अस्वच्छ और दूषित बच्चों को जन्म नहीं, मतलब कहने का अभिप्राय है अस्वस्थ और प्रदूषित वातावरण बीमारियों का जन्म देता है। दूसरा, मानसिकता का क्या प्रभाव पड़ेगा। मानसिकता पे प्रभाव यह पड़ेगा कि जो भी विद्यालय में जा रहा है, शैक्षिक शिक्षा ले रहा है, वो उसकी अच्छा बुक्स होनी चाहिए, अट्रैक्टिव बुक्स होनी चाहिए। जो भी उसकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जो भी उसको एटिकेट्स दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसकी बालक की बुद्धि और तर्क को बढ़ाता है। अगर हम नकारात्मक चीज़ देंगे तो उसे कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक एबिलिटी है, जो मानसिक है, उसको सीमित कर देगा। अगला है समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज पर उसके आसपास के पर्यावरण, पिता और सामाजिक कारणों से होता है। सहयोग देना, नियम बनाना, जिम्मेदारी को सिखाना कि हाँ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये चीज़ें करनी है। ये अच्छा समाज ही उसे मिलनसार और जिम्मेदार बनाता है। इमोशन क्या हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ना करिए, वो काम पढ़ रहा है। अब सपोज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन कई बार होता है इतना इतना पढ़ाने के लिए उसको इतना वो कर देते हैं इरिटेट कि वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे वो उस चीज़ से हटता जाता है। कभी भी आप बच्चे को दो इमोशनली प्यार से, हाँ बच्चे के टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, अब आपको इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे ये करना है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, उसे प्यार दो, उसे स्नेह दो, उसे प्रोत्साहन करो, मोटिवेट करो। हाँ बेटा, जो भी आपकी मतलब जो भी आपके गोल्स है, जो भी अपने लक्ष्य साधा है, जो भी आप बनना चाहते हो, उसमें उसको मोटिवेट करो, आत्मविश्वास करिए, खुश मिजाज रहिए। कठोर और अपेक्षा, जहाँ हमें लगता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा, कई बार होता है कि हाँ हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार बन जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ये शुरुआत से ही होता है। अगर आप बड़े होकर सीधा उन पर कहोगे कि हाँ ये नहीं करना, तो वो नहीं सुनेंगे और वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। वो ये होगा, जिद्दीपन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, आपसे दूर दूर रहने लग जाएंगे, अपने में मस्त हो जाएंगे। अपनी बातें जो शेयर आपसे करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे करेंगे, अपने पीयर ग्रुप से, फ्रेंड सर्कल को वो अपना दोस्त भाई जो भी मानते हैं वो मानने लगेंगे। तो ऐसा होता है। नैतिकता का प्रभाव क्या पड़ता है। समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक और नैतिक विकास से भी जिस तरीके से बच्चा समाज में देखता है उस तरीके से वो सत्य बोलना चाहता है, ईमानदारी से रहना सीखता है, करुणा भैया अनुशासन के गुण को विकसित करता है।
अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व का प्रभाव क्या पड़ता है। समाज या जिस भी गुणों में रह रहा है, जैसी जैसी उसकी रुचि होगी वैसे वैसे बालक की दिशा भी उसी क्षेत्र में होगी। संगीत से है संगीत, खेल से खेल, कला, लेखन आदि से उसकी स्थिति होगी। अच्छे वातावरण उसके संतुलन और उसके सकारात्मक चीज़ों को बनाता है। वंशानुकरण और उनका वातावरण से क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ना समझना अच्छा है। आप सबको समझ में आ गया कि बालक का विकास हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है, वातावरण भी है, दोनों ही। हेरिडिटी का मतलब होता है कि बालक में जो जन्मजात गुण आए हैं वो होता है, जबकि वातावरण में होता है जो जन्म लेने के बाद वो जिस समाज में जुड़ता है उसके गुणों की किस दिशा में जा रहा है, उस किस दिशा में उसका विकास हो रहा है, ये डिपेंड करता है वातावरण पर। सबसे पहला है परस्पर मूरकता का मतलब है परस्पर एक दूसरे के पूरक है। पूरकता मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, इसके इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्टार लगा लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। जैसा है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम करने मतलब है जीन्स है या बिन्स है, जैसे बोने के बाद, सपोज एक एग्जांपल लिया गया है, मान लीजिए एक पेड़ है, हमें पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने से पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे, मिट्टी में क्या होगा वो डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए उसके अंदर बीज डालेंगे। बीज डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, हल्का हल्का हम धीरे 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 पानी देते जाएंगे, इसमें थोड़ी सी खाद भी डाल लेंगे, ठीक है। ये डालने के बाद हमें धूप की यानी सूरज की रोशनी जो मिलेगी वो एक तरीके से उसका वातावरण है। उस वातावरण में जैसी इसको रोशनी मिली वो धीरे धीरे पनपता गया, तभी वह विकसित होकर एक पौधा बनता है। तभी कहने का अभिप्राय है, जब बच्चा का जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो भी उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, उसके बाद जो वो वातावरण से जुड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होता है। ये एग्जाम्पल मैंने पौधे का लिया है। शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में दोनों का महत्व अपने अपने बढ़ रहा है। शारीरिक विकास में शरीर की बनावट किस तरीके से जा रही है, उसके अंगों की संरचना किस तरीके से हो रही है, ये होता है। इसी का अगर हम देखें वातावरण, तो वातावरण में किस तरीके से उसका भोजन मिल रहा है, व्यायाम मिल रहा है, स्वस्थ सेवाएं मिल रही है, किस तरीके से स्वस्थ सेवाएं मिल रही है, ये भी उस पर सशक्त बनाता है। मानसिक विकास दोनों को भी बता देती हूँ मैं। मानसिक विकास का कैसे होता है, दोनों में बुद्धि हो रही है, ये समाज में स्मरण शक्ति हो रही है, वंशानुक्रम। ये है भावात्मक और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, वंशानुकरण की जो भी प्रवृत्ति होती है वो चंचल और शांत और गंभीर मिलती है। जैसे समाज में, पवित्र समाज में रहते हैं तो उसमें संतुलन बनाए रखता है। परिकृष्ट मतलब होता है, आप सभी को पता है कि किस तरीके से जैसे समाज में अच्छी चीज़ें मिलेगी तो वो अपने आप ही अच्छा चीज़ हो, अच्छा डेवलप होगा, कहने का अभिप्राय है। व्यक्तित्व का निर्माण दोनों तरीके से होता है। व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्तित्व की नींव को रखता है, वंशानुक्रम में हेरिडिटी व्यक्ति के नींव को रखता है, जबकि वातावरण उस नींव को भवन की तरह बनाता है। कहने का अभिप्राय है, बच्चे को अगर हमने जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद जो वातावरण मिलेगा वो ही उसको एक अच्छा इंसान, अच्छा कराधाता बनाएंगे। दोनों ही मिलकर बालक का सर्वांगीण विकास करना संभव बनाते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स हो गए। इसके बाद उदाहरण दे दिए थे मैंने थोड़े बहुत कि यदि बालक को संगीत की प्रतिभा या वंशानुक्रम से मिलती है तो शिक्षक और अभ्यास के द्वारा ही वातावरण पाकर वह महान गायक बन सकता है। यदि वातावरण ना मिले तो वह दबाव दब सकता है। निष्कर्ष ये हुआ, कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वातावरण और जो वंशानुक्रम है दो गाड़ी के पहिए की तरह है। बालक का पूर्ण विकास दोनों के संतुलन और सहयोग से आवश्यक होता है। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करा है और इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक आप अपने आप से प्रिपेयर करके रखना, जिसका है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण किस तरीके से होता है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।